हेलो स्टूडेंट्स, मटेरियल एंड मेटलर्जी में हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी और उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनकी अरेंजमेंट एक सीरीज़ के अंदर होती है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे मैं एटम्स बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो एटम्स दिखाई दे रहे हैं ये एक सीरीज़ के अंदर हैं। यहाँ पे इसकी दूसरी लाइन भी अरेंज कर देते हैं, ये भी देखिए। तो ये एटम्स लगभग एक साइज़ के होते हैं और यहाँ पे ये जो शेप बना रहे हैं देखिए, तो ये शेप कैसी है, एक सीरीज़ के अंदर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन रही है और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन बन रही है। तो ये जो लाइन के अंदर अरेंज किए हुए एटम्स होते हैं, ये जिस सॉलिड के अंदर ये अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जिसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। जैसे कि अब आप बना के देखते हैं, यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। यहाँ पे एक एटम आ गया, दूसरा एटम आ गया, तीसरा एटम यहाँ पे आएगा और चौथा एटम इन दोनों के बीच में आ जाएगा, पांचवा एटम इसके साथ आ जाएगा और छठा एटम हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट अगर होगी, ठीक है, जिसके अंदर कोई सीरीज नहीं बन रही, तो उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे? अमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अरेंज आ गया, यहाँ पे आ गया, और तीसरा और हो सकता है यहाँ पे आ जाए, चौथा हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो ये जो अरेंजमेंट है एक सीरीज में नहीं बन रही, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट कैसी है? कुछ ऐसी है। ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट है, एक सीरीज में नहीं बन रही, तो इसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ऐसी अरेंजमेंट जिस मटेरियल के अंदर होती है उसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। और इसका एग्जांपल, अब दोनों का एग्जांपल कैसे होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि लकड़ी हो गई, वुड। ठीक है, वुड के अंदर देखिए क्या होता है, वुड के अंदर जो उसका तना होता है, एक लकड़ी आप काटना शुरू करते हो, ठीक है, तो उसके बीच में छेनियों से उसको काटना शुरू करते हैं, तो वो कैसा होता है? एक सीरीज के अंदर कटता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये एक पेड़ का तना है, इसके अंदर अगर आप इसको काटना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा? इसके अंदर ऐसे एक सीरीज के अंदर कटेगी। ये एक तने के अंदर जब आप उसको कट लगाएंगे तो पूरी की पूरी फट जाएगी सेंटर से। कारण क्या है? इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो इसके एटम्स हैं ये एक सीरीज में अरेंज्ड थे। ठीक है, और इसके बीच में देखो अगर कटना शुरू होगा तो यहाँ से सेंटर में इन दोनों के बीच में कट जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में होने के कारण ये आसानी से कट गया, तो इसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एग्जांपल इसका क्या आ गया? वुड आ गया। और इसके अंदर अमोर्फस सॉलिड के अंदर देखिए अरेंजमेंट, जैसे कि रबड़ की अरेंजमेंट हो गई। रबर आप फाड़ना शुरू करते हैं तो कैसे आड़ी टेढ़ी फटती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अमोर्फस सॉलिड है, उसके अंदर जो एटम्स है वो सीरीज के अंदर अरेंज नहीं है, वो आड़ी टेढ़ी शेप में है, कोई कहीं पे अरेंज है कोई कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि एटम हो गए। एटम्स जो इसके हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ऑर्डरली मतलब सीरीज के अंदर अरेंज्ड है, यहाँ पे देखो। और इसके अंदर अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या है? रैंडमली अरेंज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एटम्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, उनका कोई सीरीज नहीं बन रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं डेफिनेट शेप। शेप जो होती है इनकी देखिए, यहाँ पे मैंने शेप बनाई हुई है, यहाँ से डेफिनेट शेप है, और इधर देखिए ये क्या है? इनडेफिनेट शेप है, इरेगुलर शेप है। तो शेप जो होती है अमोर्फस सॉलिड की वो इरेगुलर होती है। तीसरा यहाँ पे पढ़ते हैं आप, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक दो तरीके के मटेरियल हो सकते हैं। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो जिनकी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग डायरेक्शन के अंदर अलग तरीके की प्रॉपर्टी ये पेश करती हैं। और ये जो आइसोट्रॉपिक हैं ये सभी डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन के अंदर चले जाओ, प्रॉपर्टीज़ की इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम दिखाई देंगी। इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। अब एनिसोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या लेते हैं? जैसे अब अपन ने अभी एग्जांपल पढ़ा था वुड का। वुड के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसको अगर काटना शुरू करें,
इस डायरेक्शन के अंदर ऊपर की ओर काटेंगे तो आसानी से रेशे कट जाएंगे, क्योंकि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल अगर आप एक्सियल रेशे काटना शुरू करेंगे आसानी से फट जाएगा ये। लेकिन अगर इसको लेटरली काटने की कोशिश करोगे तो ऐसे नहीं फटेगा, इसको काटना पड़ेगा, सभी रेशों को तोड़ना पड़ेगा। अरेंजमेंट इस हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऊपर वाली डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज हैं और साइड वाली डायरेक्शन के अंदर अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो दो डायरेक्शन के अंदर अपने को पता चला, तो ये कौन से हो गए, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड हो गया। लेकिन रबड़ के बारे में देख लीजिए, दोनों तरफ सेम ही प्रॉपर्टीज आएंगी, चाहे उसको टेढ़ा काटें चाहे उसको लंबाई के रूप में काटें। तो रबड़ जो है ये क्या है, आइसोट्रॉपिक है। और नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इसके अंदर, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स मतलब कि एक्चुअल सॉलिड्स तो यही है, जो एक्चुअल सॉलिड होने चाहिए जिसके अंदर सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज है वो यही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही ट्रू सॉलिड बोला जाता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड कौन से है फिर, दे आर कंसीडर्ड एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो होता है बेटा फेक, स्यूडो किसको बोलते हैं, फेक सॉलिड को। फेक है ये, असली सॉलिड नहीं है, लेकिन सॉलिड जैसी शेप बनाए हुए हैं, खुद को सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, इट मीन्स ये है, ठीक है, स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है, ये असली सॉलिड्स नहीं है। डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा, आप यहाँ से ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, मान लीजिए 1 ग्राम आपके पास सॉलिड है, सॉलिड 1 ग्राम है आपके पास, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं लिक्विड के अंदर। आपने 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हीट करना पड़ेगा उसको। हीट के लिए यहाँ से मैंने इसको क्या किया, हीट कर दिया। कितनी हीट इसने ली, 1 ग्राम सॉलिड ने कितनी हीट ली लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उस हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न। जो हीट लगेगी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ये सेम टेम्परेचर पर होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम कैसे, अब आप वाटर को बॉयल करते हैं 50 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। 50 डिग्री के बाद 50 डिग्री के बाद वो टेम्परेचर थोड़ी इंक्रीज करता है, लेकिन 50 डिग्री पर उसको हीट मिलती रहती है, जिसके कारण वो सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 डिग्री क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हीट को, इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, इसके बाद हीट मिल रही है उसको कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर एक समय पर आकर रुक जाएगा और अकेली हीट मिलेगी, जिसके कारण ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस हीट को आप क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है, सॉलिड के लिए। कोई भी मटेरियल, अगर आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल के लिए, सॉरी आप डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो सेम रहेगी, कोई भी डायमंड उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसकी डेफिनेट वैल्यू रहती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या काम करता है यहाँ पे, इसको डेफिनेट वैल्यू तो है ही नहीं, इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है। कभी तो कम हीट, कभी ज़्यादा हीट पे वो फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, अलग अलग हीट्स हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही रहता है, सिंगल मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इस टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट हो जाएगा, ये टेम्परेचर फिक्स है इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये फिक्स नहीं है, और इसके अंदर क्या होता है, ये पहले सॉफ्ट होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन। पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, NaCl। NaCl क्या है बेटा, सॉल्ट, सॉल्ट को NaCl बोलते हैं। और दूसरा क्या है, डायमंड, डायमंड का एग्जांपल है, ठीक है। और इस तरफ क्या एग्जांपल है, रबर एंड प्लास्टिक एंड ग्लास। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये सारे एग्जांपल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के। तो दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आप सारी बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बेटा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल लैटिक की एक रिपीटिंग यूनिट। अब यहाँ पे क्रिस्टल लैटिक क्या है,
इसको एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। क्रिस्टल लैटिक क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन साइड ए क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के अंदर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब देखो यहाँ पे ये एक 3D अरेंजमेंट दिखाई हुई है, इसके अंदर एटम्स हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में आप अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर। एक बार समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये एक सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और इसके साथ बॉन्डिंग है इस एटम की और इस एटम की, और इन दोनों के साथ बॉन्डिंग है इस एटम की, इस एटम की, एस की और इसकी। ऐसे ये सारे अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 4 एटम्स क्या शो कर रहे हैं? एक यूनिट सेल को शो कर रहे हैं। ये क्या है? एक यूनिट सेल है। ऐसे इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगा, और ऐसे ही इसके सामने एक और यूनिट सेल होगा, ऐसे ही इसके साइड में एक और यूनिट सेल होगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे कितने यूनिट सेल? कई यूनिट सेल हैं, और ये सारे यूनिट सेल मिलके क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल लैटिक बना रहे हैं। तो क्रिस्टल लैटिक क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल। एक क्रिस्टल मतलब कि एक कोई भी पार्ट हो गया किसी मेटल का, उसके अंदर जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर आप शो करना चाहें तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिक बोलेंगे। और उस क्रिस्टल लैटिक का सबसे छोटा पार्ट जो कि खुद को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे सिंगल एटम से आपको अरेंजमेंट नहीं पता चलेगी बेटा। अब यहाँ पे 3 तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है एटम्स की। मैंने यहाँ पे 3 तरीके की अरेंजमेंट बनाई हुई हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। 3 तरीके की अरेंजमेंट हो सकती हैं। अब देखो, इनको समझने के लिए अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे देखो, इसके अंदर अपने को 8 एटम लगे जिससे आप इसकी अरेंजमेंट समझ सकें। अब ये 8 एटम खुद को रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये एक यूनिट सेल बन गया। ये 8 एटम खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसी ही शेप बना रहे हैं, आगे फिर से आगे फिर से आगे। तो ये क्या हो गया? एक यूनिट सेल हो गया। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर 8 सेल नहीं है। 8 सेल के बाद एक सेंटर में सेल और है, तो ये दूसरे तरीके की अरेंजमेंट हो गई। अब ये खुद को रिपीट करेंगे तो सेंटर में एक और सेल आ जाएगा, और उसके बाद ये स्पेस लैटिक सारी की सारी, ये यूनिट सेल सारी की सारी खुद को रिपीट करेगी। इट मीन्स हर एक 8 एटम के सेंटर में एक एटम सेंटरली अरेंज्ड है। बॉडी सेंटर क्यूबिक नाम बोलते हैं इसको, BCC। उसके बाद यहाँ पे तीसरी अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या है? हर एक फेस, इसको बोलते हैं, ये जो है ये फेस है एक, इसके अंदर यहाँ पे ये फेस है, ऊपर भी एक फेस है। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब ये 6 फेस के अंदर हर एक फेस के सेंटर में क्या है? एक एटम फिट है, तो इसको आप बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। अब ये खुद को रिपीट करते रहते हैं, तो अब जब ये खुद को रिपीट करें, काफ़ी सारे इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं? ये क्रिस्टल लैटिक बना रहे हैं। और ये जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, सबसे छोटी यूनिट जो खुद को रिपीट कर रही है, उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिक के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या अरेंजमेंट है। अब आप इनके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसके अंदर सेल कितने आते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे एक यूनिट सेल की, इसके अंदर ये सेल जो अपन ने बनाए थे ये सेल्स नहीं थे, एक्चुअल में ये सेल का सेंटर पॉइंट था। सेल कैसे अरेंज होते हैं? सेल एटम, यहाँ पे एटम का सेंटर पॉइंट था। एटम इतना बड़ा होता है, यहाँ से और यहाँ तक ये सारा क्या होता है? एक एटम होता है, जिसकी अरेंजमेंट मैं नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही अरेंजमेंट इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? एक एटम है। अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने सेल आते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके के यूनिट सेल्स हो सकते हैं। कोई तो होता है फेस सेंटर क्यूबिक, कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। इसके अंदर क्या रहता है बेटा? हर एक यूनिट के अंदर 8 सेल रहते हैं, 8 एटम रहते हैं, सॉरी, हर यूनिट के अंदर 8 एटम, और ये 8 एटम खुद को रिपीट करते रहते हैं बार बार। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि 8 एटम तो टोटल हैं जो एक यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टोटल हैं, टोटल एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाए यूनिट सेल की, तो अब अपन ने यहाँ पे देखिए ऊपर अपन ने अरेंजमेंट की थी तो ये क्यूब बनी हुई थी, तो यहाँ पे ये देखो ये भी तो एक क्यूब बन रही है, वही क्यूब है ये, और ये सारे जो है ये क्या है, सेंटर पॉइंट्स हैं। अब देखो ये एक एटम है, यहाँ पे ये फर्स्ट एटम की बात करते हैं। तो फर्स्ट एटम के बारे में अगर आप बात करें तो ये किस किस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो इसी क्यूब के अंदर। अगर इसके सामने एक और क्यूब होती जो कि होती है तो इसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करेगा, और इसके ऊपर होगी तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और इसके साइड में होगी तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ वाली के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा। इट मीन्स ये अकेला सेल जो है ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। एक सेल जो है वो 8 यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 8 यूनिट सेल्स के अंदर पार्टिसिपेशन है। तो इट मींस इस यूनिट सेल को कितने एटम आया, कितना हिस्सा आया इसका, इस यूनिट सेल को कितना हिस्सा आया, ये एक एटम 8 यूनिट सेल्स को पार्टिसिपेट कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस अकेली क्यूब को इसका कितना हिस्सा आया, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा। और ऐसे कितने एटम्स हैं इसके पास, 8 एटम्स हैं। तो 8 में से कितना हिस्सा आया, टोटल 8 से 8 डिवाइड हो गया तो सिंगल एक एटम आया इसको कुल मिला के, ठीक है। और इसको अपन दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, इसको अपन काट देते हैं यहाँ से, ये जो क्यूब बनी हुई है यहाँ पे ये क्यूब बन गई, इस क्यूब वाले हिस्से से सारे एटम्स जो बाहर आ रहे हैं वो काट देते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट आ जाएगी, ये देखिए ये अरेंजमेंट आ गई। इस अरेंजमेंट के अंदर अगर आप देखें तो कितने एटम्स आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये एक एटम है जिसका 8वां हिस्सा है, कट गया, कटने के बाद 8वां हिस्सा रह गया ना, पूरा स्फेयर था, स्फेयर का 8वां हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस स्फेयर का भी 8वां हिस्सा, इसका भी 8वां हिस्सा। अब इन सभी 8वें हिस्सों को अगर जोड़ा जाए तो ये दोनों, ये चारों मिलके आधा हिस्सा बना रहे हैं, ये देखो आधा हिस्सा बन रहा है इन चारों से, नीचे वाला आधा हिस्सा बन रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 मिलके नीचे वाला आधा हिस्सा बना रहे हैं, और ये 1, 2, 3, 4 मिलके ऊपर वाला आधा हिस्सा बना रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से क्या है, एक पूरा स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स इस वाली पूरी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ रहे हैं, एक पूरा स्फेयर आ रहा है, एक पूरा एटम आ रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि इसके अंदर कितने एटम हैं, 1 एटम। तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम्स आते हैं, ये 1 एटम आता है, ठीक है। कई बार इसकी वॉल्यूम पूछ लेता है, तो वॉल्यूम के अंदर अपने को क्या भरना पड़ेगा, एक एटम की वॉल्यूम भरनी पड़ेगी, ठीक है। एटम की वॉल्यूम कितनी है इसके अंदर, तो सिंगल एटम की वॉल्यूम भरनी पड़ेगी, अपने को तुरंत पता चल जाएगा कि यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें, यहाँ पे अपने पास दूसरी अरेंजमेंट है, ये वाली, इसके अंदर क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है। इसके अंदर क्या है, सेंटर में, अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, पहले आप ऊपर पढ़ के आए हैं, यहाँ पे क्या है, 4 एटम्स तो साइडों में है, ठीक है, और एक एटम सेंटर में है। यही पढ़ के आए हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में। तो यहाँ पे वही अरेंजमेंट बनी हुई है। ये पूरा का पूरा एटम हुआ करता था, लेकिन अपन ने जैसे पहले वाले में किया था, अपन ने जितनी वॉल्यूम चाहिए थी, जो वॉल्यूम चाहिए थी उसको रख के बाकी को काट दिया, ठीक है। तो अपनी वॉल्यूम जो एक क्यूब बना लिया अपन ने, इस क्यूब के अंदर देखो क्या आ रहा है, पहले वाला सेम पोजीशन है, ठीक है, पहले की तरह सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन कैसे है, अब ये जो 4 हैं ये क्या कर रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा बना रहे हैं क्यूब का, सेम है चारों तरफ। जो 4 एटम्स जो साइडों में हैं ये सारे मिलके 8 एटम्स एक सिंगल सेल बना रहे हैं, एक एटम बना रहे हैं। ये अपन ने पहले पढ़ के आए थे, अभी किया था अपन ने, ठीक है। तो ये सारे मिलके तो एक एटम बनाएंगे। एक सेकंड, इसको काट देते हैं। अब ये सारे मिलके एक एटम बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स। तो एक एटम तो हो गया कॉर्नर्स के कारण, एटम इज इक्वल टू कॉर्नर्स। और उसके बाद एक जो है यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, पूरा फुल है। अब ये किसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये इसी क्यूब को कंप्लीट कर रहा है।
इसी क्यूब को कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा काउंट होगा। तो 1 एटम इज इक्वल टू सेंटर। सेंटर के अंदर एक एटम है और एक एटम जो बन रहा है टोटल मिला के सभी कॉर्नर्स को मिला के बन रहा है। तो टोटल कितने एटम हो गए इसके पास? 2 एटम जितनी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, 2 एटम्स जितनी वॉल्यूम हो गई। ये कौन सा है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम कितने हो गए? 2 एटम आते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें तीसरी पोजीशन की, जिसके अंदर क्या है, हर एक साइड के अंदर भी एक एटम है, तो इसके अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे? अब ये देखो अरेंजमेंट सेम है। हर एक फेस जो होता है वो क्या करता है, खुद 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तो देखो यहाँ पे किस किस के साथ शेयर करेगा ये, एक तो शेयरिंग कर रहा है ये इसी के साथ। ठीक है, इन 4 सेल्स के साथ शेयरिंग कर रहा है, 4 एटम्स के साथ। ठीक है, और एक यहाँ पे, अब ये 2 फेसेस, यहाँ पे दूसरा फेस आएगा इसके सामने। ठीक है, दूसरा फेस किसका है? इस वाली क्यूब का है। तो एक क्यूब तो ये हो गई, एक क्यूब ये हो गई, तो 2 यूनिट सेल हो गए। यहाँ पे 2 यूनिट सेल के साथ ये फेस को खुद को शेयर कर रहा है। इट मीन्स इस वाली क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आया? आधा हिस्सा ही आया इसको, इस वाली यूनिट को, इस वाले यूनिट सेल को। तो ये टोटल कितने ऐसे जो आधा हिस्सा आता है? पहले तो कॉर्नर वालों को तो सीधा ही काउंट कर लें। कॉर्नर वाला कितना होता है? 1 एटम बनता है, सभी को मिला के कितना बनता है? 1 एटम बनता है। और उसके बाद ये जो फेस है बन रहे हैं, फेस कितने हैं टोटल? 6 फेस हैं। 6 फेस के अंदर 6 एटम्स हैं, लेकिन 6 क्या कर रहे हैं? खुद को आधा ही एक एटम जो है खुद को 2 हिस्सों में, 2 फेसेस के अंदर शेयर कर रहा है। तो एक एटम आधा ही यूज़ हो रहा है इस वाली क्यूब के अंदर। तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम्स। तो 3 एटम्स इधर से आ गए, एक एटम जो है कॉर्नर से आ गया। टोटल कितने एटम हो गए? 4 एटम्स। तो बॉडीज फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर कितने एटम जितनी वॉल्यूम होती है? 4 एटम्स जितनी वॉल्यूम होती है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, अब तक जो पढ़ा है अपन ने वो इसके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए था। यहाँ पे क्या पहुँचे अपन? ये है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? इसको आप बोल सकते हैं सघन। कितना सघन है? ठीक है, कितनी डेंसिटी है? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल। एटम के अंदर यूनिट सेल के अंदर एटम्स की कितनी वॉल्यूम है? यूनिट सेल के अंदर एटम्स की वॉल्यूम कितनी है? और दूसरा क्या है? उस डिवाइड कैसे करना है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल है, इसकी ये वाली वॉल्यूम है, ये सारी जो इसका वॉल्यूम आएगी अपन निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? जो एटम्स हैं, एटम्स पूरा तो नहीं कवर कर रहे, बीच में स्पेस रह रहा है क्योंकि स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल जब भी कोई चीज़ आप अरेंज करते हैं उसके अंदर स्पेस रह जाता है। कितना स्पेस रह गया वो इस फार्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो क्या? एटम की वॉल्यूम कितनी है? ये एटम हो गए। ये टोटल अगर एटम्स आप कैलकुलेट करें जो कि इस क्यूब के अंदर आ रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो अपने को क्या पता है? सिंपल क्यूब के अंदर सिंगल एटम ही है जो इसको बनाता है, क्योंकि 8 हैं, 8 के एक एटम का, हर एक एटम का 8वां हिस्सा इस क्यूब के अंदर आ रहा है। तो टोटल कुल मिला के अगर अपन इसको देखें तो सिंगल एटम ही बनेगा। तो सिंगल एटम की अपने को क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो ये कहाँ लिखेंगे? ये ऊपर लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या आएगा? इस क्यूब की वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसकी एक साइड दे रखी है अपने को ए, एक साइड क्या दे रखी है? ए दे रखी है। तो इस क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एटम का वॉल्यूम, दूसरा क्या है?
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दो चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है जिससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक के एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या दे रखा है अपने को, इसकी साइड दे रखी है ए साइड दे रखी है, और अपने को क्या है यहाँ पे एटम अपने को एटम की भी तो वॉल्यूम निकालनी है। एटम की वॉल्यूम अपने को निकालनी है तो इसके अंदर क्या चाहिए अपने को, रेडियस चाहिए होती है। एटम एक स्फेयर है और स्फेयर के फार्मूला क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का π/4 सॉरी फार्मूला क्या होता है 4/3 πr3, ये फार्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस तो अपने पास है नहीं, अपने पास क्या है, ये साइड है ए। रेडियस अपने को निकालना पड़ेगा, ए की फॉर्म में निकालना पड़ेगा अपने को। रेडियस कितना है, ए का हाफ कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या है, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो रेडियस कितना आ गया इसका, रेडियस इज इक्वल टू a/2, सीधा ही निकल गया। उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, स्फेयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम, स्फेयर की वॉल्यूम, अपना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही था। तो क्यूब की वॉल्यूम तो सीधा ही है, क्यूब की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फार्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, इसकी एक साइड मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाय थर्ड साइड, तो ए क्यूब हो गया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सीधा ही निकल गया। ये तो एक चीज़ तो अपने पास आ गई, जो चीज़ नीचे डालनी है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, ये तो अपने पास ऑलरेडी पहुँच गई है। अब अपने को क्या चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए जो कि इसके ऊपर लिखनी है। ऊपर क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब कि वॉल्यूम, एटम क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। आर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, a/2। आर अपन ने अभी यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर अपन a/2 पुट करके देखते हैं क्या आता है, 4/3 इंटू पाई इंटू a डिवाइडेड बाई 2, सॉरी a डिवाइडेड बाई 2 है ना रेडियस, तो इसका क्या है, होल का क्यूब। यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं, 4/3 पाई इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से 8 जो है 2 में डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, π/6 a क्यूब, ये बन गया। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स। एक ही एटम है तो एक की अपन ने वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। इस पूरी क्यूब के अंदर अपन फिर से समझ लेते हैं, पूरी क्यूब के अंदर हर एक एटम का 8वां हिस्सा ही यूज़ हो रहा है। हर एक एटम का 8वां हिस्सा यूज़ हो रहा है और 8 एटम है, तो टोटल एक एटम से ही ये पूरी क्यूब बन रही है। ठीक है, तो एक एटम की अपन ने क्या किया, स्फेयर की वॉल्यूम निकाल ली, जिससे अपने को टोटल एटम्स की वॉल्यूम पता चल गई। और बीच में ये जो खाली स्पेस है इसकी रेशो कितनी बन रही है, ये अपन ने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो होता है वो अपन क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर लिख लेते हैं। इसके अंदर ऊपर क्या आएगा, अभी वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना निकल गया, पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू a क्यूब। और इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, a क्यूब। यहाँ से सीधा ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चला कि अगर कोई सिंपल क्यूबिक लैटिक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसके अंदर क्या है, टोटल एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आएगा, π/6। अगर इसको सॉल्व कर लें तो इससे आंसर आएगा 0.52 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, 0.52 आ गया। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे। दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक।
बॉडी सेंटर क्यूबिक अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कैसे इसके अंदर जो है कितने एटम्स होते हैं। अब एटम्स कितने हो गए, 8वां हिस्सा ये है 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा ये है, तो ये 8वां हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे होगा 8। तो टोटल 8वें हिस्से जो है वो 8 हैं स्फेयर के। तो टोटल मिलके कितने बन गए, एक एटम बन गया। तो एक एटम तो बन गया जो कॉर्नर्स हैं, और एक एटम यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है अपने को सीधा सीधा, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक पूरी क्यूब बना रहे हैं। दो एटम्स, सॉरी यहाँ पे दूसरा एटम हो गया, सिंगल एटम जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, सेंटर में है, सेंटर में है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। तो टोटल कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। अब यहाँ पे दोनों एटम्स मिलके इस क्यूब का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब अपने को क्या पता चला अभी कि 2 एटम से ये पूरा क्यूब बना है, ठीक है। चलिए अब आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करते होते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, आर फाइंड आउट किया था। आर कैसे फाइंड आउट करते होते हैं आप, ये देखिए ये साइड है ए, ठीक है, और ये भी, ये एक क्यूब बन रही है। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम है, अभी बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है अपने को। इस बार आर, पहले आर क्या था, आर अपन ने क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, यही लिखा था अपन ने आर। लेकिन इस बार आर ए डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे एक स्पेस आ गया। तो आर तो इतना ही है, ये स्पेस कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये स्पेस फाइंड आउट हो जाता और इसको 2 से डिवाइड करके फिर अपन यहाँ तक की वैल्यू लिखते तो ये आर नहीं होना था, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी है ए की फॉर्म में। ए की फॉर्म में रेडियस फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, इस क्यूब के इस कॉर्नर को देख लें, यहाँ से अगर आप डायगोनल डाल दें यहाँ तक, देखिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायगोनल, तो ये क्या करेगी, ये देखिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हिस्सा हो गया क्यूब का, तो यहाँ सॉरी स्फीयर का, तो यहाँ तक तो ये एक रेडियस हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं जो ये स्फीयर है ये कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ तक ये पूरा स्फीयर है, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से ये कुछ ऐसे स्फीयर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा एक सेंटर वाला स्फीयर है जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। इसके अंदर 2 रेडियस आ गई, यहाँ तक एक रेडियस आ गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी रेडियस आ गई। तो ये 2 रेडियस यहाँ तक आ गई, और यहाँ से लेकर ये देखो ये जो बना रहा है ये वाला कॉर्नर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा एक और रेडियस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो गई, अगर टोटल देखा जाए तो रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 एंड रेडियस 4। तो टोटल रेडियस डायगोनल की कितनी हो गई, डायगोनल इज इक्वल टू कितनी लंबी हो गई, 4r के बराबर हो गई, ठीक है। 4 इंटू आर, 4 रेडियस के बराबर हो गई। और डायगोनल निकालने का और फार्मूला क्या है, डायगोनल निकालने का फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अगर इसकी एक साइड पता है, तीनों साइड पता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं विड्थ स्क्वायर कर लेते हैं, इनटू लेंथ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको विड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, और इसको लेंथ मान लो, कैसे भी कोई भी चीज़ मान सकते हो आप किसी को भी। तो ये सारी को मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर द रूट कर दें तो ये क्या निकलेगी, डायगोनल निकल जाएगी इससे। तो डायगोनल निकालने का ये पाइथागोरस के अनुसार ये फार्मूला है। लेकिन अपनी सिचुएशन में क्या है, L इज इक्वल टू W इज इक्वल टू H, क्योंकि ये क्यूब है तो ये सब किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। तो इनको क्या रखेंगे, A रख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 इंटू ए का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ए रह जाएगा, अंडर द रूट 3 जो है 3 को रूट नहीं किया जा सकता, तो 3 इंटू
ए। तो ये क्या हो गया, डायगोनल का फार्मूला हो गया। डायगोनल यहाँ से, सॉरी यहाँ से क्या है, डायगोनल निकल गई। डायगोनल किसके बराबर है, अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डायगोनल किसके बराबर है, 4r के बराबर भी है, और डायगोनल जो है अभी इक्वेशन बनाइए इसके बराबर भी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए। और r यहाँ से कैसे फाइंड आउट अपना बेसिकली क्वेश्चन क्या था, r फाइंड आउट करना था। तो r किसके बराबर हो गया, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए, जो कि एक साइड है। अब ये तो हो गई r फाइंड आउट। अब 3 चीज़ें फाइंड आउट करते होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, सीधा ही है, ए क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ से ये भी पता चल गया अपने को, ए क्यूब है। और अपना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या कहता है कि एटम की वॉल्यूम, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या कहता है कि एटम की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लिए A3। एटम की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, एटम को आप क्या मानते हैं, स्फेयर मानते हैं। तो स्फेयर के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पर अपन ने अभी फाइंड आउट किया है, तो ये हो गया आर की जगह पे आप वॉल्यूम पुट कर देते हैं। 4/3 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, होल का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला अगर आप आगे बढ़ाएं तो 4/3। अब सॉरी यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और रह गई। ये जो सारा है ये एक एटम की वॉल्यूम हो गई, एक एटम की वॉल्यूम हो गई है। लेकिन अपने पास एटम्स कितने हैं, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर 2 हैं, तो इसको एंड में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, 4/3 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब। √3 का क्यूब निकालने का फॉर्मूला सीधा ही है, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 इंटू √3। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, इंटू √3। तो सिंपल यहाँ से क्या निकल गया, क्यूब निकल गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 डिवाइडेड बाय, ये सारा जो इस वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, √3 का क्यूब कर दिया अपन ने। उसके बाद 4 का हो जाएगा 64 इंटू ए का हो जाएगा ए क्यूब। और ये सारा क्या है, ब्रैकेट में है, और इंटू 2 यहाँ पे सेम टू सेम चल रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 16 से, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जो है यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको क्या करेगा, 8 बना देगा। तो √3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू ए क्यूब। तो ये क्या आ गई बेटा, ये वॉल्यूम आ गई। यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम की वॉल्यूम आ गई। अपन ने कैसे किया, यहाँ पे स्फेयर की वॉल्यूम निकाली, स्फेयर की वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया। 2 स्फेयर के बराबर है, 2 एटम्स हैं, तो 2 स्फेयर के बराबर है 1 स्फेयर इंटू 2 कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, स्फेयर के अंदर जो रेडियस होती है, रेडियस अपने को पता नहीं था, तो रेडियस अपन ने इधर फाइंड आउट की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेडियस फाइंड आउट की थी, इसको क्या किया अपन ने, इसके अंदर पुट कर दिया सेम एज इट इज़। और उसके बाद जब अपन इसका क्यूब किया, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारे सामने आई, और इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब इसी वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के अंदर पुट कर देते हैं, जो फार्मूला है उसका। ऊपर क्या होता है, एटम वॉल्यूम, तो √3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू ए क्यूब। और बॉटम में क्या होता है, क्यूब वॉल्यूम फार्मूला सिंपल है, ए क्यूब। यहाँ से ये कट जाएगा, और सॉरी यहाँ पे अपन क्या लगाना भूल गए, पाई लगाना भूल गए। ये वाली पाई जो है ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये पाई जो है इधर आ जाएगी।
रहेगा। यही आप फाइंड आउट करने का प्रोसेस सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा फेज सेंटर क्यूबिक। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, बस एक तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको क्यूब बना लेते हैं, ये मान लो एक ही फेस बनाते हैं, अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस बार। तो ये आगे वाला फेस बना लिया। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये ए है, ठीक है। ए होने के बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करते होते हैं, रेडियस फाइंड आउट करते होते हैं। रेडियस के लिए आप जो मेहनत करेंगे अभी आप उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एटम्स काउंट कर लेते हैं, कितने एटम्स हैं। तो एटम कितने से बन रहा है ये, यहाँ पे सबसे पहले 8 कॉर्नर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों मिलके क्या कर रहे हैं, एक एटम बना रहे हैं, 8 साइड का एक एटम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हर एक फेस है। फेस जो है, फेस के अंदर जो एटम है वो आधा इस क्यूब के अंदर रह रहा है, आधा दूसरी क्यूब के अंदर जा रहा है, उसको अपने को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा हिस्सा यहाँ पे रह गया 1, आधा हिस्सा यहाँ पे रह गया 2, आधा हिस्सा ऊपर रह गया 3, आधा हिस्सा उस साइड, यानी कि 6 आधे हिस्से हैं। तो इससे कितने एटम बन जाएंगे, 3 एटम्स बन जाएंगे। 3 एटम इससे बन रहे हैं, बस यही है। टोटल कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए, 4 एटम्स, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, 4 एटम्स आ रहे हैं। तो अब आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, 4 एटम्स के हिसाब से करेंगे। वॉल्यूम जब आप निकालेंगे एटम की तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बाद की बात है। एक बार आप अभी जो अपना काम है उसको देखते हैं। चलिए रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे, ए की फॉर्म में निकालनी है। तो अब भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जो ये एक साइड है, एक साइड को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में भी क्या आ गया, गैप आ गया। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बन रही है, नहीं ये पूरी लाइन बन रही है एक साइड के अंदर ही। पहले अपने को क्या करना पड़ा था, पहले ऐसे डायगोनली जाना पड़ा था, क्योंकि सीधी लाइन नहीं बन रही थी एटम्स की। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे सीधी लाइन बन रही है अपने पास, तो अपने को डायगोनली जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फेस के ऊपर अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे एक फेस के अंदर पूरी सीधी लाइन बन रही है, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक रेडियस आ गई, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी रेडियस आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरी रेडियस आ गई, यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक यहाँ पर ये चौथी रेडियस आ गई। तो रेडियस यानी कि अगर आप इसको आप लिख देते हैं, नाम देते हैं ABCD, ठीक है। AC इज इक्वल टू 4R, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे फिर से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या बन गया, अब ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस पूरी ये कर्ण हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब AD मतलब कि ये साइड, ये क्या है, A है, और ये भी A है, क्योंकि ये A ऑलरेडी दे रखी है अपने को। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर अगर यहाँ पे अंडर द रूट कर दें, या इस अंडर द रूट पूरे को, इसको भी अंडर द रूट कर देते हैं, इसको भी अंडर द रूट, तो यहाँ से अंडर द रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये अंडर द रूट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो सीधा लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू, यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 2A2 स्क्वायर हो गया, 2A स्क्वायर हो गया अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट 2A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टू जो है अंडर द रूट रह जाएगा और A बाहर आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू अंडर द रूट 2, ठीक है। ये क्या आ गया, रेडियस आ गई, ठीक है। तो रेडियस ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, AC आ गया, यहाँ से ये AC की वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू अंडर द रूट 2 है, ये यहाँ से पता चला अपने को, और AC की वैल्यू 4R है, ये यहाँ से पता चला। यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, 4R है, यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 2A। इन दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों AC की वैल्यूज ही हैं। तो 4R इज इक्वल टू अंडर द रूट
2a। अब r कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी, √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए क्या है, कोई भी एक साइड है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस आ गई। अब दूसरा क्या करते होते हैं, वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब की कितनी वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम a क्यूब है, सीधा ही पता है अपने को। तो दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एटम की वॉल्यूम कितनी है, एटम की वॉल्यूम अपने पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आपा क्या पुट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू अपने को क्या पता है, यहाँ से आपा चेंज करते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए सारे का क्यूब। अब यहाँ पे ये एक एटम की वॉल्यूम है, ठीक है। अपने पास कितने एटम्स हैं, इसके टोटल 4 एटम्स हैं, 4 एटम से मिलकर बनता है, अपन ने पहले ही पढ़ा था। तो इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 4 यहाँ पे कर देते हैं, ये अलग रहने देते हैं बाहर, ठीक है। अब यहाँ से आप इस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू √2 है, उसका क्यूब करना है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 बना देंगे, इंटू √2, ऐसे ये सॉल्व हो सकता है। तो 2√2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और इंटू क्या आ जाएगा, एरिया का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया इसका, और ये सारे के मल्टीप्लाई बाय 4 तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 64 है, नीचे 16 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी डिवाइड हो जाएगा, इस एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसको आप वो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स।
जितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी उतने ज़्यादा नंबर्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक बनी हुई है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये। इसके अंदर आप कोई भी एक सेल ले लें, क्योंकि सभी सेल जो हैं बराबर नंबर के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अब ये एक एटम है, सिंगल एटम, ये कितने सेल्स के एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? एक बॉन्डिंग हो गई इसके साइड वाले के साथ, ठीक है, एक बॉन्डिंग हो गई इसके ऊपर वाले के साथ, दो, एक हो गई इसके पीछे वाला जो उधर है, और एक हो जाएगी इसके इस तरफ और एक हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये टोटल जो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, एक नीचे और एक इस तरफ हो जाएगा 5 और एक आगे की ओर हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? 6 एटम्स के साथ हो रही है। तो 6 क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। सीधा सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, कितने एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं। इसके अंदर देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है? एक ही एटम इधर है और एक नीचे पाएगा, ठीक है। तो ये 2 ही हो गए, तो इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर में कौन बॉन्डिंग कर रहा है? सेंटर वाला। तो यहाँ पे एक सेंटर वाला एटम है जो कि बॉन्डिंग बना रहा है किसके साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये मैक्सिमम बॉन्डिंग हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। अब ऐसे ही यहाँ पे इस वाली क्यूब के अंदर, इसके अंदर अपने को यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर समझ नहीं आएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये फेस सेंटर क्यूबिक है, FCC है। फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर क्या होता है? अब ये सेंटर पॉइंट्स हैं सभी एटम्स के, 1 2 3 4, 4 सेंटर पॉइंट्स हैं। अब ये जो फेस सेंटर क्यूबिक होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड्स कौन बनाता है? फेस सेंटर क्यूब, जो सेंटर वाला एटम है वो बनाता है। अब ये जो सेंटर वाला एटम है ये बड़ा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है इस जगह पे। तो ये किस किस के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ठीक है। 4 के साथ, 4 साइडों के साथ 1 2 3 4, और चौथी वहाँ पे नीचे है ये वाला, 4 एटम्स तो ये हो गए। उसके बाद देखो, यही एटम जो है यहाँ पे, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो एटम है ये क्या कर रहा है? ये पीछे जो फेस सेंटर क्यूब्स हैं इनके साथ भी जुड़ रहा है। जो सेंटर वाले एटम्स हैं सभी दूसरे फेस के सेंटर वाले, तो इसके साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, पीछे जाके टच हो रहा है उनके साथ। तो यहाँ पे ये किस किस के साथ बना रहा है टच? एक ऊपर वाले फेस के साथ, एक वो पीछे वाले फेस के साथ, एक इधर वाले फेस के साथ, एक इधर वाले फेस के साथ। तो 4 तो यहाँ पे हो गए, 4 हो गए इस जगह पे, और 4 जो है अगली क्यूब है ये, यहाँ पर ये क्या बन रही है? नेक्स्ट क्यूब बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट क्यूब। तो इसके साथ भी सेम है, ठीक है। इस वाली क्यूब के अंदर भी जो सेंटर पॉइंट्स हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसी बनेगी ये, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है? ये भी सेंटर पॉइंट है, ये भी सेंटर पॉइंट है, ये भी सेंटर पॉइंट है। तो इनके साथ भी बॉन्डिंग हो रही है, 1 2 3 और एक 4, 4 बॉन्डिंग इसके साथ हो रही है, +4 यहाँ पे हो गया। तो 4 + 4 + 4 = 12। तो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? 12, ठीक है। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर, और सिंपल क्यूबिक के अंदर होते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमारी वीडियो थी, हमारा आज का पहला लेक्चर था। इसके अंदर हमने सिर्फ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा और उनके बारे में, उनके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करने सीखे, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए प्लीज़, हम अगले लेक्चर के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।